गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू बैचशाला। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं जो क्वेश्चन के फॉर्म में आपके सामने लिखा हुआ है कि अगर आपको किसी कंटिन्यूअस, याद रखिएगा कंटिन्यूअस फंक्शंस के जीरो की बात हो रही है ना, किसी रैंडम फंक्शन के जीरोस की बात नहीं हो रही है। तो अगर किसी कंटिन्यूअस फंक्शन के जीरोस की बात हो रही है, ऑफ कोर्स नॉन जीरो कंटिन्यूअस, हाँ, नॉन जीरो कंटिन्यूअस फंक्शंस की बात हो रही है, तो उसका जो सेट होगा, जीरोस का सेट या रूट्स का सेट जो है वो काउंटेबल होगा, फाइनाइट होगा, अनकाउंटेबल होगा, काउंटेबल या अनकाउंटेबल कुछ भी हो सकता है ना। तो ये आपको बताना है। गिवन क्या है, f कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है विच इज नॉन जीरो, विच इज नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब जीरो फंक्शन नहीं है। क्यों ऐसा मैंने क्यों बोला? अगर फंक्शन जीरो फंक्शन है तो इसका मतलब क्या हुआ, हर रियल नंबर इसका जीरो बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए। यस और नो? जीरो, जीरो मतलब रूट, तो इसका रूट बन जाएगा। कोई भी रियल नंबर रखो, एफ एक्स तो जीरो ही आना है ना। तो इसलिए मैंने ये केस, हेंस अनकाउंटेबल जीरो हो गए कि नहीं हो गए, बताओ। तो ये केस मैंने छोड़ दिया, ये केस मैंने ड्रॉप कर दिया है। यानी कि जो पर्टिकुलर केस है उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, हम लोग जनरल केस डिस्कस करेंगे कि अगर कोई नॉन जीरो कंटिन्यूअस फंक्शन है, जैसे साइन एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, तो, तो इसके लिए कोशिश करिए। जैसे आपको मान लीजिए देखना है, एग्जाम्पल लेके करो। मान लो एफ एक्स इक्वल टू आपने ले लिया क्या, एक्स स्क्वायर, कितने जीरो होंगे इसके पास? एफ एक्स इक्वल टू आपने ले लिया ई टू द पावर एक्स, एफ एक्स इक्वल टू आपने ले लिया साइन एक्स, कितने जीरो होंगे इसके पास, बताइए। कितने जीरो होंगे इसके पास? ऐसे कितने एक्स होंगे जिसपे ये जीरो होगा, बताइए। ओनली वन। कौन सा पॉइंट होगा वो? एक्स इक्वल टू जीरो। ई टू द पावर एक्स के पास कितने जीरो हैं? नए बच्चों से बताइए। इसके पास इसका मतलब नो जीरो, नो जीरो। इसका कोई जीरो नहीं होगा। ई टू द पावर एक्स कभी जीरो नहीं होता है ना। साइन एक्स, इसके कौन से जीरो होंगे बताओ? एन पाई, एन पाई। तो एक तरह से देखने को मिल रहा है फाइनाइट, फाइनाइट यानी फाइव भी हो सकता है ना। यानी कि डी अगर रखा जाए तो फाइव, अगर मैं रखूं तो ई, सॉरी, ऑप्शन ई, तो फाइव ही सही हो सकता है। बट मैंने इन जनरल पूछा है किसी भी कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए, तो आपको, आप श्योर नहीं हो पा रहे हैं फाइनाइट, फाइव और काउंटेबल, और यहाँ अनकाउंटेबल। लेकिन चलो नॉन जीरो अगर एग्जाम्पल में क्वेश्चन में दे दिया है तो समझ लीजिए कि अनकाउंटेबल वाला तो नहीं होना है। ठीक है, इसको समझ लेंगे कॉन्सेप्चुअली। तो याद रखिए, किसी भी कंटिन्यूअस फंक्शन के जो जीरो होते हैं, है ना, याद रखिए इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कई बार डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए इसको याद रखेंगे। जीरोस ऑफ एनी continuous function which is non-zero, non-zero continuous, are always isolated। कई बार ये पूछा जाता है कि कैसे होंगे, आइसोलेटेड होंगे नहीं होंगे, है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर कोई जीरो, यहाँ पे कोई रूट एग्जिस्ट कर रहा है अल्फा, तो इसके आसपास एक ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा जिसमें कोई दूसरा रूट नहीं होगा, है ना। तो फिर दूसरा रूट कहाँ मिलेगा? इस नेबरहुड के बाद, इस नेबरहुड के बाहर, लेटेस्ट से यहाँ पर, है ना, बीटा। और ये भी अगर किसी कंटिन्यूअस फंक्शन का जीरो है, याद रखिए कंटिन्यूअस और नॉन जीरो फंक्शन, तो इसके आसपास भी एक ऐसा नेबरहुड मिलेगा जिसमें कोई और दूसरा जीरो नहीं होगा, यानी ईच जीरो इज आइसोलेटेड। ठीक, ईच जीरो इज आइसोलेटेड नॉन जीरो फंक्शन का, क्योंकि जीरो फंक्शन के तो सब जीरो है। ये जो जीरो फंक्शन है, आइडेंटिकली जीरो फंक्शन, इसके लिए तो कोई भी रियल नंबर उठाओगे, है ना, ये उठाओ लेटेस्ट से 2,
तो 2, 2.1, 2.2 ये सब इसके जीरो बनेंगे जाके, रूट बनेंगे जाके, है ना। तो इसलिए यहाँ पे तो आइसोलेशन नहीं होगा, ये आइसोलेटेड नहीं होते, इसीलिए ये अनकाउंटेबल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आइसोलेटेड होते हैं। एंड यू नो दैट सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट्स इट्स काउंटेबल। आइसोलेटेड पॉइंट्स इज काउंटेबल। क्यों होता है ऐसा? एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें, सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट्स में अगर आप देखें तो कोई सेट बना लीजिए S1 to 100, ये काउंटेबल है, सारे आइसोलेटेड पॉइंट हैं। फिर नेचुरल नंबर का सेट, सारे आइसोलेटेड पॉइंट है। इंटीजर्स का सेट, सारे आइसोलेटेड है। रैशनल का सेट में सारे आइसोलेटेड पॉइंट होंगे या फिर नहीं होंगे? सर बताइए। रेशनल का पॉइंट आइसोलेटेड नहीं होगा सर। नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो लिमिट पॉइंट बनते हैं जाके, हर रियल नंबर उनका यस सर, लिमिट पॉइंट बनता है, पूरे इसलिए वो रियल रैशनल। नंबर लिमिट आइसोलेटेड पॉइंट का जो कलेक्शन होता है, अगले उसमें फिर दूसरे शब्दों में लिख रहा हूं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ isolated points is always countable। याद रखिएगा, क्यों ऐसा होता है इसको समझ लेंगे। देखो, जब पॉइंट्स दूर दूर होते हैं ऐसे, ठीक है, तो यहां से एक चीज क्लियर होती है। क्या मैंने आपको बताया था ना, इनके आसपास एक नेबरहुड बना सकते हो जिसमें कोई दूसरा रूट नहीं होगा। यस और नो? बताइए, यस और नो? यही तो है आइसोलेटेड पॉइंट का मतलब। क्या होता है कि इसके आसपास एक नेबरहुड बना सकते हो जिसमें कोई दूसरा पॉइंट नहीं आएगा। यस और नो? यस सर। ठीक है, काफी लोग यस नहीं बताए सर। भाई यस और नो, कम से कम यस नो तो बोलें, है ना। Yes. हाँ, तो अब देखिए, इन कलेक्शंस में से क्या करोगे? इन कलेक्शंस में से पहले वाले में से एक रैशनल पॉइंट निकाल सकते हो, और दूसरे में से R2 निकाल सकते हो, और तीसरे में से R3 निकाल सकते हो। और you can be sure that R1 cannot be equal to R2, cannot be equal to R3. Why? Because कोई बता सकता है क्यों? Because ये जो ओपन सेट्स हैं ये डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट है, तो इसलिए ये नंबर जो हम लोग निकाल रहे हैं ये अलग अलग होंगे। और आपने जाने अनजाने इसकी लेबलिंग किसके साथ कर दी? क्यू के साथ कर दी, रैशनल नंबर्स के साथ, है ना। हेंस काउंटेबल, क्योंकि के क्यू के साथ अगर लेबल हो जाए तो सेट काउंटेबल बन जाता है। इससे एक और रिजल्ट निकल के आया। क्या? आप इसको कनेक्ट, यस बताइए। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज क्लियर नहीं है। आवाज ब्रेक हो रही है। ओके ओके, अभी देखते हैं। अब देखिए, नहीं सर, आवाज नहीं आ रही है। ओके, अभी बताइए, अभी आ रही है? यस सर। तो अभी देखिए, इसमें आपने क्या किया, क्योंकि आइसोलेटेड पॉइंट्स का कलेक्शन था, तो आपने हर पॉइंट के अबाउट एक नेबरहुड बनाया, यानी ओपन इंटरवल बनाया, यानी ओपन सेट बनाया जो दूसरे से डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट है, इसका मतलब हर एक में से एक रैशनल नंबर के साथ आप एक मैपिंग कर सकते हो, R1 R2, और वो रैशनल नंबर अलग अलग नहीं, मतलब सेम नहीं होंगे, यानी एक 1 on 2 मैप एग्जिस्ट कर गया, यानी कि सिमिलरिटी हो गई क्यू के साथ, हेंस काउंटेबल। तो कलेक्शन ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट इज ऑलवेज काउंटेबल। ये क्लियर है क्या? जी जी। सर एक बार वो ऑन टू कैसे होगा सर? सर ऑन टू कैसे होगा सर? अरे सारे पॉइंट्स आप कलेक्ट कर सकते हैं ना, मतलब या तो क्यू डिसजॉइंट सेट की मदद से। डिसजॉइंट सेट के कारण हर एक से एक R1 R2 R3 आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो या तो वो क्यू तक पहुंचेगा, या फिर क्यू से पहले ही खत्म हो जाएगा। क्यू से पहले खत्म हो रहा है तो भी, क्यू से पहले खत्म हो रहा है तो भी काउंटेबल है, और क्यू तक जा रहा है तो भी काउंटेबल है। तो ऑन टू है तो काउंटेबल है, ऑन टू नहीं भी है, ये तो मैं मैक्सिमम स्ट्रेच बता रहा हूँ, अगर वो पूरे R में बिखरे हुए हैं, है ना। अब देखिए यहाँ तो पे रियल नंबर पर रेशनल के अराउंड में नेबरहुड लेंगे तो सर सिंगल पॉइंट हमको मिल जाएगा सर। नहीं, मैं समझा, मैं रैशनल के अबाउट ये नेबरहुड नहीं ले रहा हूँ भाई,
मैं नेबरहुड किसके अबाउट ले अच्छा। रहा हूँ, एक आइसोलेटेड पॉइंट के अबाउट। किसका कलेक्शन देख रहे हैं, ओ सर, आइसोलेटेड, है ना? डिस्टरबेंस हो रहा था इसीलिए हम ओके, नहीं ध्यान दे पाए। ठीक है, कोई बात नहीं, वीडियो देखेंगे क्लियर हो जाएगा। अब यहां से मैं एक और क्वेश्चन डालूं, कलेक्शन ऑफ, देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टार लगा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मैं इसी से आपसे पूछूं, कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट ओपन सेट्स, कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट ओपन सबसेट्स ऑफ आर बताइए, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, क्या लगता है? सारे डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स को जो है ओपन सबसेट्स कहूं या ओपन इंटरवल्स कहूं, ठीक है, उनको कलेक्ट कर लीजिए, बस वो डिसजॉइंट होने चाहिए, तो वो कलेक्शन काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल, बताइए आपको क्या लगता है? सेम लॉजिक इस्तेमाल करेंगे, आंसर मिल जाएगा। ऊपर वाले लॉजिक से तो काउंटेबल नहीं होगा सर। हाँ, ऊपर वाले लॉजिक लगाएंगे तो काउंटेबल नहीं होगा। एग्जैक्टली काउंटेबल ही है, इसका आंसर काउंटेबल ही है। क्यों है? क्योंकि डिसजॉइंटनेस की वजह से, अगर आप इस तरह से ओपन इंटरवल इकट्ठा कर रहे हैं तो हर एक से आप फिर से एक रैशनल निकाल सकते हैं और रैशनल नंबर के साथ उसका मैपिंग करा सकते हैं, समझ रहे हैं? अगर, है ना? बुकलेट में भी इस तरह का क्वेश्चन है सर। हाँ बिल्कुल होंगे, होंगे, बहुत सारे होंगे। अब देखिए, अगर मैं ये कहूं, अगर मैं ये कहूं, है ना, कि ये डिसजॉइंट नहीं है, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर डिसजॉइंट नहीं है तो फिर कुछ भी हो सकता है। डिसजॉइंट नहीं होगा तो, क्योंकि फिर आप वन वन मैप भी नहीं बना पाएंगे, फिर आप वन वन, क्योंकि यहाँ पे R1 R2 मान लो डिसजॉइंट नहीं है, तो क्या गारंटी है कि आपने एक R1 निकाला है और एक R2 निकाला है तो ये दोनों R1 R2 सेम नहीं होंगे? क्या गारंटी? यहाँ पे तो क्योंकि सेट डिसजॉइंट है तो गारंटी है कि दो एलिमेंट एक यहाँ से निकालोगे एक यहाँ, तो अलग अलग होंगे, दे विल नॉट बी इक्वल, तो मैप जो है वन वन हो जाएगा और यहाँ पे आप क्यू से उसकी मैपिंग करा सकते हैं। लेकिन अगर मैप वन वन नहीं हुआ फिर तो आप कुछ क्लेम नहीं कर सकते, है ना? इसलिए डिसजॉइंट होना बहुत जरूरी है। ये CSI या नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार डिसजॉइंट लिख देता है, कई बार हटा देता है। जब हटा देगा तो अनकाउंटेबल को टिक करिएगा और अगर रख देगा तो काउंटेबल को टिक करिएगा, ठीक है ना? बल्कि हटा देगा तो कुछ भी टिक मत करना, मे और मे नॉट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है भाई? यहाँ तक क्लियर है? अब क्योंकि आइसोलेटेड पॉइंट्स का कलेक्शन जो है वो काउंटेबल प्रूव हो गया, तो किसी नॉन जीरो कंटिन्यूअस फंक्शन के जो जीरो होते हैं वो होते तो आइसोलेटेड ही हैं। ये देखिए क्या होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं, तो आइसोलेटेड पॉइंट का कलेक्शन काउंटेबल होता है, तो आंसर क्या आ गया? ऑलवेज काउंटेबल। ठीक है भाई, क्लियर है? ओके सर। यहाँ पे हम लोग इन जनरल आंसर ढूंढ रहे हैं, ऐसा नहीं कि सर देखो इसके लिए कुछ मिल रहा है, इसके लिए मिल रहा है। यहाँ पे इन जनरल आंसर करना है आपको कॉन्सेप्चुअली, ठीक है? कई बार ये पूछा जा चुका है। चलिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ढूंढेंगे, ये भी 3-4 बार पूछा गया है स्टेटमेंट के साथ। नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, ठीक, ऑफ एनी मोनोटोनिक फंक्शन। देखना, बहुत ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ एनी मोनोटोनिक फंक्शन is A countable, B uncountable, C always finite, या फिर D none of these। ठीक है, इसी क्वेश्चन के बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन एक और बना सकते हैं। आप सोचो इसमें कि सेट ऑफ जंप टाइप डिसकंटिन्यूटीज, सेट ऑफ, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये सब, सेट ऑफ जंप टाइप डिसकंटिन्यूटीज इज ऑलवेज, ठीक है? ये और लगाया मैंने, यानी दोनों में कुछ कनेक्शन तो होगा, आपको ढूंढना है वो कनेक्शन।
is always option A countable, uncountable, finite, null set। ठीक है, सोचो इस पे क्या पूछ रहा है। नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ मोनोटोनिक फंक्शन। कोई मोनोटोनिक फंक्शन है, मोनोटोनिक फंक्शन के बारे में क्या पढ़ा था उसको याद करिए, है ना। और मैं चाहूंगा कि कोई नया स्टूडेंट ही इसको आंसर करे। माधुरी, मधुकर, है ना, रजत, जितने भी लोग हैं वो ही आंसर करें तो अच्छा होगा। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ स्टेटमेंट पर लेकिन अगर आप एक छोटा सा, कई बार आपको एग्जांपल से ही क्लू मिलता है। कई बार जैसे आप इसको ले लें, इन आर, ये मोनोटोनिक फंक्शन है, इसकी कितनी डिसकंटिन्यूटी होंगी यहाँ से भी आपको क्लू मिल सकता है। ठीक है, तो कई बार सोचा करो तो थोड़ा आपको यहाँ पे भी देखो जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी, तो सेम एग्जांपल आपका काम कर जाएगा, है ना। इसके बारे में आप सोचोगे इसके पास जंप डिसकंटिन्यूटी है। और इन जनरल एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्या, किसी को याद? मोनोटोनिक फंक्शन है जंप डिसकंटिन्यूटी। एग्जैक्टली, मोनोटोनिक फंक्शंस। देखिए जब आपको ये अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी ना किसी रिजल्ट की, कब अप्लाई करना है, बस काम हो जाएगा। मोनोटोनिक फंक्शंस ऑलवेज हैव, जैसे ही मैंने नाम लिया मोनोटोनिक फंक्शन, तो इसका मतलब इसका कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा, है ना, कोई तो इसकी प्रॉपर्टी होगी जो यहाँ पे इस्तेमाल हो रही होगी। ऐसा करके सोचेंगे तो सो मोनोटोनिक फंक्शंस ऑलवेज हैव दिस जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी, ये चीज हमें पता है। ठीक, जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी। अच्छा, अगर आप सिर्फ इसको देख लें तो भी आप काउंटेबल लगा सकते हैं, इसको देख लें और यहाँ पे भी काउंटेबल, इन जनरल भी रिजल्ट है, समझेंगे इसको। मोनोटोनिक फंक्शंस जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी रखते हैं हमेशा। इसका क्या मतलब है कि ये दोनों क्वेश्चन सेम है, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। सेम चीज पूछी जा रही है कि नहीं, यस और नो, है ना, सेम। यस सर। अब देखिए जी बिल्कुल। क्योंकि इसका मतलब केवल इतना देख लेते हैं कि जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी का जो सेट है वो कैसा दिखता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर आप जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी को देखें, ठीक है, तो ये ऐसे इधर, है ना, लेफ्ट, और ये पॉइंट है मान लीजिए लेटर से x इक्वल टू a, तो ये मान लीजिए राइट हैंड लिमिट है। हमेशा मैं लेफ्ट को राइट से नीचे दिखाता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि तस्वीर बदल नहीं सकती, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसे ऐसे हो जाए किसी पॉइंट x इक्वल टू, ऐसा भी हो सकता है, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट से छोटी हो सकती है, दोनों एग्जिस्ट कर रही है। मेरा मतलब इस गैप से है, यही तो जंप है, बताओ। यस सर, जंप। ठीक, यानी जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी में लेफ्ट और राइट के आसपास एक गैप रहता है, बस यही जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी का प्रॉपर्टी है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी जो होती है जिस भी पॉइंट पे होती है, जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी ऑलवेज एग्जिस्ट्स एट आइसोलेटेड पॉइंट? बताओ सही है क्या, समझना है इसको। क्यों कह रहा हूं आइसोलेटेड पॉइंट, क्योंकि अब इसके नेबरहुड में कोई दूसरी नहीं होगी, इतने में तो केवल यही है ना। यस सर, और आइसोलेटेड पॉइंट्स काउंटेबल होते हैं। ठीक है, तो इतने में तो केवल यही है। इस गैप की वजह से हमें ये मौका मिल गया कि हम इस पॉइंट को आइसोलेटेड कह पाए, इसके आसपास कोई दूसरी सिंगुलरिटी नहीं है ना। जबकि अगर आप एग्जांपल के तौर पे डिरिक्ले फंक्शन इस्तेमाल करें तो क्या यहाँ पे जो फंक्शंस की सिंगुलरिटी है, सॉरी सिंगुलरिटी बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी, डिसकंटिन्यूटी, क्या वो आइसोलेटेड है? नहीं, नो कोई भी सर। पॉइंट उठाओ, टू पे देखो डिसकंटिन्यूअस है, और बगल वाले पॉइंट 2.01 पे भी डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ पे 1.9 पे भी डिसकंटिन्यूअस, ये आइसोलेटेड नहीं है। लेकिन जंप टाइप जो है वो
कंटिन्यूटी जो है वो हमेशा आइसोलेटेड होती है, आप देख पाएंगे, है ना। ये नेबरहुड में कोई दूसरी सिंगुलरिटी एग्जिस्ट, डिसकंटिन्यूटी कॉम्प्लेक्स में जाने की बहुत जल्दी है भाई मुझे, दूसरी डिसकंटिन्यूटी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, है ना। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। और इसी से आप क्या कह सकते हो, हेंस काउंटेबल। काउंटेबल। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ये तो वही चीज बन गई ना, आइसोलेटेड पॉइंट का कलेक्शन ही बन गया ना, जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी का कलेक्शन। तो चाहे सवाल वो पूछे मोनोटोनिक फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी, तब भी वो जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी कलेक्शन पूछ रहा है, और चाहे डायरेक्टली पूछ ले जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी कलेक्शन, तब भी दोनों के केस में आंसर क्या होगा भाई, काउंटेबल। काउंटेबल। लॉजिक के साथ समझ में आया, कोई दिक्कत है? और ये देखो अनकाउंटेबल है, क्यों? क्योंकि ये जंप टाइप है थोड़ी है। कौन सी है ये, कौन सी डिसकंटिन्यूटी है बताओ, हमने कल किया था। बस ये तो सर Mixed है सर ये। कंटिन्यूअस ही फंक्शन नहीं है सर पूरे नंबर। कौन सा? कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस है? सर ये जो कंटिन्यूअस नहीं है सर, मतलब कि किसी भी पॉइंट पर सर ये। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि अनकाउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ना इसके पास। यस सर, यस सर। हाँ, तो मैं डिफरेंस समझा रहा हूँ, क्यों है, क्योंकि ये मिक्स्ड काइंड है ना। ओके सर, अगर वहाँ आइसोलेटेड, कंटिन्यूअस फंक्शन कंटिन्यूअस मिस रहता सर, तो हम किसी भी कंक्लूजन पर शायद नहीं पहुंच पाते। देखिए अगर कंटिन्यूटी, देखिए कंटिन्यूस तो कहीं है ही नहीं है, डिसकंटिन्यूटी पूछा गया है। जब यस देखो, सर। अब मैं इन जनरल इसको एक स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। अगर आप सेट ऑफ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी पूछेंगे तो भी काउंटेबल आएगा। क्यों? क्योंकि रिमूवेबल के बगल में, तुरंत बगल में ढेर सारी डिसकंटिन्यूटी नहीं हो सकती, ठीक है, तो ये भी काउंटेबल आता है। और रिमूवल तो आपसे पूछता ही नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। क्या पूछेगा, जंप टाइप। अगर आपसे पूछे जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी, तो अभी, ये भी काउंटेबल। हाँ, किस लॉजिक से, आइसोलेटेड पॉइंट के लॉजिक से, आइसोलेटेड पॉइंट। ठीक है, ये काउंटेबल, काउंटेबल। लेकिन थर्ड वाला, ठीक है, यानी कि मिक्स्ड काइंड अगर पूछेगा, तो मिक्स्ड काइंड में आपका काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है, तो मे बी अनकाउंटेबल ऑल्सो। लेकिन इसमें काउंटेबल से आगे नहीं जाना है, ये फिक्स है, इसमें मैक्सिमम काउंटेबल होगा, ठीक है। और एग्जाम्पल पूछेगा तो इसका एग्जाम्पल ये रहा, बताओ यहां तक क्लियर है? ठीक है, अगर यहाँ तक क्लियर है आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग पढ़ते हैं, मिक्स काइंड में सर फाइनाइट भी हो सकता है सर। बिल्कुल फाइनाइट हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, मिक्स्ड काइंड में ऑप्शन फाइनाइट में भी हो सकता है। ऑप्शन में फाइनाइट सेट दे ऑलवेज अगर हटा के सर, मे बी तो मैं ऑलवेज, मार सकता हूँ। इसीलिए तो मैंने ऑलवेज नहीं हटाया ना भाई, क्योंकि ऑलवेज अगर हटा दोगे तब तो फिर वो पर्टिकुलर क्वेश्चन बनता है ना। यस सर। जैसे जैसे यहाँ देखो 1/x, x नॉट इक्वल टू 0, 0 एट x इक्वल टू 0, ये कौन सी डिसकंटिन्यूटी है बताओ? रिमूवल हाँ, रिमूवल डिस्कंटिन्यूटी। मिक्स्ड काइंड, 1/x की लिमिट कहाँ एग्जिस्ट करती है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। इट इज नॉट एक्सपेक्टेड। हाँ, आप लोग बड़े हो गए, ये सब पता होना चाहिए। मिक्स्ड काइंड, अब मिक्स्ड काइंड है वो भी कितनी, एट ओनली एट x इक्वल टू 0, तो एक भी हो सकती है, कोई दिक्कत ओनली नहीं, वन पॉइंट। यस सर, है ना। मैं यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट की बात, इन जनरल बात हो रही है। यस सर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस, ठीक। देखना इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हम लोग सीखेंगे, और ये आप लिमिट से, अलजेब्रा ऑफ लिमिट से रिलेट करिएगा। तो मान लीजिए एफ एंड जी बी कंटिन्यूअस, देन देखिए पहला, एनी लीनियर कॉम्बिनेशन, चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, ये सारे के सारे कंटिन्यूअस होंगे, कंटिन्यूअस फॉर एनी अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू आर, यानी कि एनी लीनियर कॉम्बिनेशन विल बी कंटिन्यूअस, ठीक। व्हाट अबाउट एफ इंटू जी, इट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। फिर
तीसरा कौन सा भाई, f अपॉन g F upon G. is continuous provided g is non zero। ठीक, और क्या है, और देखो कॉम्पोजिशन f कॉम्पोजिशन g, f कॉम्पोजिशन f, g कॉम्पोजिशन g and g composition f all are continuous provided component continuous होनी चाहिए। अब इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना, इसको क्या कहते हैं बताओ, बताइए f इंटू जी में और f कॉम्पोजिशन g में क्या फर्क है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन। क्या कहते हैं, पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कॉम्पोजिशन। Composition. काम कैसे करता है समझ लीजिए, एक फंक्शन है एफ एक्स और जी जो है वो है आपका साइन एक्स। तो अगर आप f इंटू जी डिफाइन कर रहे हैं तो f इंटू जी कैसे डिफाइन होता है, f इंटू जी ऑफ x इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू जी एक्स। अब आपको समझ में आएगा पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन क्यों है, मतलब अगर आपको f इंटू जी एट 1 निकालना है तो f1 निकालिए, g1 निकालिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन। तो क्या आ गया, x इंटू साइन एक्स, ठीक है, क्लियर है। लेकिन अगर आपको f कॉम्पोजिशन g निकालना है तो कैसे डिफाइन होता है, f ऑफ gx। तो x की जगह पे f के अंदर x की जगह पे gx, f के अंदर x की जगह पे gx, यानी क्या आ गया gx व्हिच इज sin x, है ना। इसमें किसी को दिक्कत होती है तो मुझे बताए समझने में। अगर g कॉम्पोजिशन f निकालना है तो g कॉम्पोजिशन fx, F of X. हाँ, यानी कि साइन ऑफ x की जगह क्या आ गया fx, यानी कि साइन x, दोनों सेम आया, ठीक है। लेकिन एक चीज तो क्लियर हो गई ना कि f क्लियरली f कॉम्पोजिशन g इज नॉट इक्वल टू f इंटू जी इन जनरल। ठीक है भाई, दोनों अलग अलग ऑपरेशन है, ये रिंग थ्योरी में आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन और कॉम्पोजिशन। बताइए सबको क्लियर है। ओके सर। अच्छा, Yes. रेज योर हैंड जिनको कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस पॉइंट वाइज मल्टी, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दे आर वेरी मच कंफर्टेबल। किसी को जिसको दिक्कत है वो हाथ उठाओ जरा, रेज योर हैंड जिसको प्रॉब्लम है कॉम्पोजिशन में, कोई है, एक हाथ उठाया किसने, रजत ने। 12th का एनसीईआरटी पढ़ो, डाउट पूछो, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और बताओ, और कोई है, ये तो बड़ी बेसिक चीज हो गई है ना, इसको दूर करो, अगर इसको दूर नहीं करेंगे तो आगे दिक्कत होगी फिर आपको, ठीक है ना। इसको दूर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे लेके मत रहिए। अब देखो, यानी कि दोनों ही कंटिन्यूअस होता है, चाहे पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन हो चाहे कॉम्पोजिशन, दोनों कंटिन्यूअस होता है। और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सब कॉम्पोजिशन, ये सब कंटिन्यूअस होता है, ठीक। अगला सवाल है, अगर f और g कंटिन्यूअस हैं तो क्या मॉड f और मॉड g भी कंटिन्यूअस होते हैं, तो यस, आंसर इज दे आर आल्सो कंटिन्यूअस। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं मॉड में क्या होता है, याद है, साइन फंक्शन था, ठीक है, ये था साइन फंक्शन। जब आपने मॉड साइन किया था तो ये नीचे नेगेटिव वाले पार्ट को उठा के ऊपर कर दिया था। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि इस प्रोसेस में कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होती है, लेकिन ये जो पॉइंट है ना ज्वाइंट, यहाँ पे वी आकार की नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट जनरेट हो जाता है, यहाँ पे शार्प एज जनरेट हो जाता है। बताओ, बताया था कि नहीं? Yes, sir. ये आपका एक शार्प एज जनरेट हो जाता है, ठीक। ये नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है, कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है मॉड में, ठीक है। तो मॉड लगाने से कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होती, डिफरेंशिएबिलिटी ब्रेक हो जाती है, ठीक। कंटिन्यूटी जो है अभी भी है, कंटिन्यूटी रिमेन्स
ठीक है, ओनली डिफरेंशियबिलिटी जो है वो सफर करती है, ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी सफर, याद होगा आपको। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं एक है फंक्शन sin x और दूसरा है फंक्शन mod sin x, तो क्या ये दोनों ही कंटिन्यूअस है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है, लेकिन ये जो है ये नॉन डिफरेंशिएबल है। कहां पर? जहां इसके अंदर का जीरो एग्जिस्ट करता है। याद करो, कॉन्सेप्ट बताया था, एट ऑल n पाई, ठीक है। तो कंटिन्यूटी मिस नहीं होती है, सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी मिस होती है। क्लियर है भाई यहाँ तक? यस सर। आपके रिस्पॉन्स में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है भाई, है ना, लेकिन चलो ठीक है, अपना काम है तो पढ़ाए दे रहे हैं। अब देखो सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम ऑफ f, g इसका और मिनिमम ऑफ f, g, बताइए ये कंटिन्यूअस होंगे कि नहीं होंगे? तो आपका इसका आंसर जो है वो किस में लाई करता है? याद होगा आपको f प्लस g, है ना, सॉरी हाँ, f प्लस g प्लस मॉड f माइनस g डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना, यही तो डेफिनेशन थी, चेक कर लीजिएगा एक बार। और मिनिमम का क्या था? f प्लस g माइनस मॉड f प्लस g डिवाइडेड बाई 2। तो अब देखो f और g कंटिन्यूअस दिए हुए हैं, क्लियरली f प्लस g कंटिन्यूअस होगा, Yes, sir. f माइनस g भी कंटिन्यूअस होगा, और मॉड भी कंटिन्यूअस, और Continuous. क्लियर कॉम्बिनेशन भी कंटिन्यूअस होगा, यानी थ्रू आउट कंटिन्यूअस। सिमिलरली ये भी कंटिन्यूअस, Yes, sir. सिमिलरली ये भी कंटिन्यूअस, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ उल्टे सवाल पूछता हूँ, जैसे क्वेश्चन है लेट मॉड f be continuous, then f is continuous, true or false? ट्रू और फॉल्स, यानी कि देखो सवाल याद करो, लिमिट में भी ऐसे ही पूछा था मैंने। f अगर कंटिन्यूअस है तो मॉड f कंटिन्यूअस होता है, मॉड लगाने से कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होती है, ठीक, ये हमारे पास रिजल्ट है, बट मैंने इसका रिवर्स केस पूछा है। मॉड f कंटिन्यूअस है तो क्या f भी कंटिन्यूअस होगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, लेट f इंटू g यानी प्रोडक्ट, यानी पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन बी कंटिन्यूअस, कॉम्पोजिशन नहीं है ये, पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन लिख दे रहा हूँ, पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन, ये आना चाहिए ना, एमएससी करके आए हैं आप सब। तो ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस, देन f एंड g आर कंटिन्यूअस। बताइए ये ट्रू फॉल्स होगा कि, मतलब ट्रू होगा कि फॉल्स? सोच के बताइए। अगर मैं ये डायरेक्टली फंक्शन ले लूं, क्या ये कंटिन्यूअस है? ऑफ कोर्स नॉट कंटिन्यूअस। नो सर। लेकिन अगर मैं इस पे मॉड लगा दूं, अगर मैं इस पे मॉड लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा? आपको नहीं लगता ये थ्रू आउट 1 बन जाएगा? क्योंकि जो 1 है वो तो 1 है ही, जो माइनस है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और अब ये कांस्टेंट फंक्शन बन गया विच इज कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस फॉर एवरी एक्स। तो बताओ, मिल गया एग्जांपल जिसका मॉड तो कंटिन्यूअस है लेकिन खुद वो फंक्शन कंटिन्यूअस। सिमिलरली अब इसके लिए बनाओ कि प्रोडक्ट जो है वो कंटिन्यूअस हो, पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन, लेकिन दोनों इंडिविजुअली कंटिन्यूअस ना हो। सेम एग्जांपल, f जो है वो ले लो डायरेक्टली, ये ले लो 1 when x belongs to q and -1 when x belongs to q कॉम्प्लीमेंट, और g क्या लोगे? इसको उलट देंगे सर, -1 x belongs to q। एग्जैक्टली, इसको उल्टा कर दो, q and 1 x belongs to q कॉम्प्लीमेंट,
ठीक है ना। अगर ये प्लस n2 में पूछ रहा है ना, तो बस ये दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा -1। या फिर एक काम करो सेम फंक्शन ले लो, तब भी तो प्रोडक्ट 1 हो जाएगा ना। तो f into g अगर पॉइंट वाइज प्रोडक्ट करोगे तो इट विल बी 1 फॉर एवरी x इन R which is continuous। अब देखना अगला सवाल पूछ रहा हूं, f plus g तो कंटिन्यूअस है, implies f, g are continuous। बताइए ट्रू और फॉल्स। ध्यान से देखना, f एंड g आर कंटिन्यूअस, रिजल्ट क्या है, f g कंटिन्यूअस है, तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन f ये फॉल्स हो जाएगा सर, कंटिन्यूअस है। अभी मैंने उल्टा क्वेश्चन पूछा है, प्लस माइनस। फॉल्स हो जाएगा सर, वही हाँ ये एब्सोल्युटली फॉल्स है। पीछे वाला एग्जांपल। सेम एग्जांपल, fx क्या लोगे, मैंने कल भी कहा था 8-10 एग्जांपल्स पढ़ के हम लोग रियल एनालिसिस पढ़ सकते हैं पूरी। gx क्या बन जाएगा, अब प्लस में करना है -1। तो उल्टा कर दो, क्योंकि ऐड करना है ना, ऐड करने से ऐसा ऐड Yes. करो कि ये और ये ऐड होके 0 बन जाए। ठीक है, तो Yes. 1 बना लो। ये एग्जांपल आप भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक, अब ऐड किया तो क्या आया बताओ, 0 0 हो जाएगा सर, हाँ, 0 which is continuous। कंटिन्यूअस। लेकिन इंडिविजुअली देखो दोनों कंटिन्यूअस थे। अब समझ में आया, इस तरह के कई सारे एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। अब देखिए एक और सेट ऑफ रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उसको भी देख लीजिए। एग्जाम्पल नहीं, रिजल्ट है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इनको समझ लीजिए। मान लीजिए लेट mod fx is less equal mod x, ये दिया हुआ है आपको, f के बारे में कोई जानकारी नहीं है, देन बताइए क्या कह सकते हैं। क्या दिया हुआ है, mod fx is less equal x, तो आप क्या कह सकते हैं, ये आपके बुकलेट में भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा ऑब्जर्वेशन है। देखो क्या मैं कह सकता हूं, देन f is continuous at x equal to 0, क्या मैं ये कह सकता हूं, इज इट ट्रू। अगर ट्रू है तो इसके पीछे का प्रूफ क्या है, स्केच क्या है, स्केच ऑफ द प्रूफ। सोचो जरा, मतलब अगर f कंटिन्यूअस होना चाहता है 0 पे तो क्या होना चाहिए, और क्या यहां से ये ला पाओगे, ऐसे मिलाने की कोशिश करो। मॉड ऑफ एक्स को ब्रेक करेंगे सर तो एक इंटरवल मिलेगा सर, और फिर उस इंटरवल को मिलेंगे तो सर वही 0 के बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन की तरह हो जाएगा। अच्छा f अगर 0 पे कंटिन्यूअस होना चाहता है तो क्या होना चाहिए, मुझे बताएंगी, नूपुर बताओ बेटा, f 0 पे कंटिन्यूअस है तो क्या होना चाहिए, डेफिनेशन वाइज क्या होना चाहिए। If f is continuous at 0, हाँ हाँ, f of x f of x minus 0 माइनस f of 0 minus f of 0 is less than epsilon whenever for some time. Whenever x minus 0 is less than is less than delta. ठीक है ना? डेल्टा अब देखना, अब x माइनस, इसको और थोड़ा सा ठीक से लिख लो, यानी fx माइनस f of 0 must be less than epsilon whenever x less than delta। ठीक, f of 0 का वैल्यू निकाल सकते हो क्या, यहां से देखो, f of 0 x इक्वल टू 0 रखो जरा, तो f of 0 mod is less equal mod 0 which is 0 है ना। f of 0 का mod जो है वो लेस इक्वल 0 है, तो इसका मतलब f of 0 क्या आ गया, 0, क्योंकि लेस देन 0 तो हो नहीं सकता, mod नेगेटिव नहीं होता ना कभी। f of 0 क्या आ गया, 0,
अब इसको और ठीक से लिखो, और क्या लिख सकते हो, मॉड एफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मॉड एक्स इज लेस देन डेल्टा। ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यस सर। क्या आप इतनी दी हुई बात से इसको ला सकते हो? सोचो। बड़ा अनफॉर्चुनेट है भाई। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आपको ठीक से यही समझ में नहीं आया। इसका मतलब है कि गिवन है आपको क्या, कि मॉड एक्स लेस देन डेल्टा है, यही तो गिवन है। और प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव मॉड मॉड एफ ऑफ एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन, यही तो प्रूव करना है। fx is less than epsilon. हाँ। अब जरा इस चीज को इस्तेमाल करो। देखो, ये तो बड़ी बेसिक सी चीज है, आप लोग दिमाग नहीं लगा रहे। ये दिया हुआ है मॉड एफ एक्स इज लेस देन मॉड एक्स एंड मॉड एक्स इज लेस देन डेल्टा, ये गिवन है, यानी कि ये लेस देन Delta. इट इंप्लाइज मॉड एफ एक्स इज लेस देन लेस इक्वल डेल्टा, है ना? तो यही तो है, डेल्टा को एप्सिलॉन लिख दो बस, और क्या, इसमें कुछ अलग थोड़ी है। ये तो ऑटोमेटिकली ट्रू हो गया ना भाई। एफ एक्स का मॉड छोटा होना चाहिए। अब वो उस नंबर को आप डेल्टा कहते हैं कि एप्सिलॉन कहते हैं, वो तो अलग बात है ना। और मोस्टली एप्सिलॉन जो है वो डेल्टा के टर्म्स में ही आता है। आपने अच्छे से पढ़ा है इन सब चीजों को। बताइए, क्लियर हुआ? प्रूफ? सर अपन डायरेक्ट पुट कर सकते हैं मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन डेल्टा, क्योंकि वहां पे तो डायरेक्ट ही आया हुआ है मॉड ऑफ एक्स लेस देन डेल्टा। अरे भाई डायरेक्ट प्रूफ नहीं, कौन बोल रहा है डायरेक्ट प्रूफ? रजत, आपको पिछले लेक्चर्स अटेंड करने चाहिए। डायरेक्टली इसको प्रूफ थोड़ी करना है, ये तो हमें गिवन है। कभी भी जब एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन प्रूफ करते हैं तो याद रखिए ये रेगुलर कॉन्सेप्ट है। और एनी डेल्टा के लिए आपको गिवन क्या होता है? मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, ये आपको गिवन होता है। प्रूफ क्या करना होता है? प्रूफ करना होता है एफ एक्स माइनस एल और एफ ऑफ ए Minus f. लेस देन एप्सिलॉन। किसी एग्जांपल पे अगर आप इसको एप्सिलॉन। लगाना चाहते हैं तो देखिए, मान लीजिए आपको प्रूव करना है एक्स प्लस, मान लीजिए आपको प्रूव करना है लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या आएगा भाई? 1। ये प्रूव करना है एप्सिलॉन डेल्टा से। तो देखो क्या दिया हुआ है, गिवन है मॉड x लेस देन डेल्टा दिया हुआ है, क्योंकि 0 पे चेक करना है ना। यस सर। और प्रूव क्या करना है? टू प्रूव मॉड ऑफ 2x प्लस 1 माइनस l, l यानी कि लिमिट इज लेस देन एप्सिलॉन। अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करोगे? 2x प्लस 1 माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या आएगी? मॉड 2x which is equal to 2 mod x, ठीक, which is equal to Yes. 2 which is not equal, और mod x is less than delta, ये ऑलरेडी गिवन है आपको, तो आप इसको लेस देन 2 डेल्टा नहीं कह सकते। और फिर क्या कहते हैं? Delta. क्या कहते हो कि पुट 2 डेल्टा एज एप्सिलॉन। तो ये तो बेकार का स्टेप है, यही बात खत्म हो जाती है। इसी को एप्सिलॉन मतलब इसी को एक छोटा नंबर मान लेते हैं, बात खत्म हो गई। आपको इसको एक छोटा नंबर प्रूव करना है, तो आपका एप्सिलॉन क्या हो गया? 2 डेल्टा, डेल्टा से थोड़ा सा ज्यादा, 2 टाइम्स प्रूव हो गया। बताओ भाई, ठीक है? यस हाँ, ये तो आना चाहिए ना। इस एप्सिलॉन डेल्टा में क्या गिवन होता है और क्या प्रूव करना होता है, दैट यू ऑल मस्ट नो, है ना। चलिए, इस लेक्चर को अच्छे से देखो, रिवाइज करो, जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं, है ना, उनको देखो। ये यहाँ से जितने भी कंटिन्यूटी के बारे में यहाँ पे ये तीनों रिजल्ट आए हुए हैं नेट में 3-3, 4-4 बार अलग अलग तरह से। इवन असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स में भी आए हुए हैं डायरेक्ट, ये वर्ड टू वर्ड, है ना। इसलिए ध्यान से इनको करो और पूरा लेक्चर अच्छे से देखो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, मिलते हैं।